भारतीय संविधान जो है जीएस का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हालांकि प्रीलिम्स में अभी के समय में जो एवरेज नंबर है वो बहुत ही कम है ना। संविधान से 13, 10, 11 यानी 10 से 12, 13 सवाल प्रीलिम्स में आ रहा है। हालांकि नंबर ऑफ सवाल की बात नहीं होती, कभी कभी तो एक नंबर भी, या अब तो जब निगेटिव मार्किंग हो गया है तो पॉइंट में भी नंबर मायने रखेगा कि आप पास कर रहे हैं कि फेल कर रहे हैं। और संविधान अभी तक का ऐसा एरिया है जहां अगर कोई पढ़ ले तो 12 सवाल आए तो 10 या कभी कभी 12 सवाल का भी आप जवाब दे सकते हैं। जनरल स्टडीज में संविधान ही वैसा एरिया है जिसमें कोई अगर वैसा हो जाए तो 100% सवाल का जवाब दे सकता है ना। अभी एवरेज 10 से 12 सवाल का है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही एवरेज हमेशा रहेगा। फिर मेंस में जो है 114 नंबर है, तो प्रीलिम्स में भले 112 नंबर है, मतलब 10-12 नंबर है, लेकिन मेंस में सवाल की संख्या जो है वो अब 114 नंबर का हो जाता है। इसलिए जनरली जो भी लोग पढ़ाई करते हैं उनको ये देखना है कि भाई इसमें हम सवालों को इस तरह से पढ़ें कि हमारा उतने सवाल का समाधान हो जाए जो हमको कहीं भी काम करे, है ना। तो ये नहीं देखना है कि हाँ हमको 10, 12, 13 सवाल है, ये भी देखना है कि मेंस में यहाँ से 114 नंबर का सवाल है। तो मेंस में पास और फेल करने के लिए भी यह डिसाइडिंग पेपर है। जो पेपर 2 का यूनिट 1 होता है वो संविधान है, तो वहां भी आप 114 3 सवालों का जवाब देना है, तो 114 नंबर का सवाल बनता है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिलाकर जनरल स्टडीज भी इम्पोर्टेंट सेक्शन, जनरल स्टडीज में संविधान एक इम्पोर्टेंट सेक्शन बनता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जनरली बीपीएससी या और भी जगहों पर, क्योंकि यूपीएससी में तो बहुत ही लार्ज और एक्सटेंडेड सवाल आ रहा है, तो आप जब सवाल का समाधान कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 100% सवाल का समाधान आप यहाँ कर सकते हैं, है ना। इसीलिए अभी भले संख्या कम है, लेकिन कब संख्या इसकी बढ़ जाएगी इसकी भी गारंटी नहीं, है ना। तो इम्तिहान है, कभी किसी विषय के सवालों की संख्या अधिक होती है और कभी किसी विषय की सवाल की संख्या घट जाए, तो उस हिसाब से नहीं पढ़ा जाता है। ट्रेंड एनालिसिस केवल यही है कि हाँ अभी के दौर में इस तरह के या इतनी संख्या में सवाल आ रहा है। लेकिन कमीशन की पढ़ाई का मतलब होता है कि आप हर विषय को थॉरली पढ़ेंगे और हर विषय के बारे में उतना नॉलेज जरूर रखें कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 भी हो जाए, 25 भी हो जाए, तो आप उतना सवाल का जवाब देने की स्थिति में रहें। और दोनों को कोरिलेट करके पढ़ें, क्योंकि मेंस में भी जब आपको 114 नंबर का सवाल का जवाब देना है यहाँ, और यूपीएससी में भी अगर संविधान है तो वहाँ पॉलिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है। वहाँ 4 खंडों में बटा हुआ विस्तृत है, लेकिन यहाँ का जो सवाल है वो चारों को मिला दिया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ सोशल जस्टिस, गवर्नेंस से सवाल नहीं पूछा जाता है, पॉलिटी से सवाल नहीं पूछा जाता है। लेकिन एक बात है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर से एक आध सवाल पूछा जाता है, शेष जो है गवर्नेंस, सोशल जस्टिस रिलेटेड ही सवाल होता है। इसीलिए और संविधान एक तरह से करंट अफेयर्स भी होता है। मेंस में प्राय वैसे सवालों का जवाब पूछा जाता है जो उस साल में जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्था न्यूज में रहेगी उससे सवाल जरूर रहता है। इसलिए मान लीजिए सीएनएजी का भी न्यूज में रहा तो यूपीएससी तक में उससे सवाल पूछा गया, है ना। इलेक्शन कमीशन न्यूज में रहेगा तो संविधान भी है, पॉलिटी भी है और करंट अफेयर्स भी हो गया। राष्ट्रपति का चुनाव जिस समय होता है उससे सवाल पूछा जाता है। कहीं के गवर्नर कोई कंट्रोवर्शियल काम कर देते हैं तो धारा 356 से लेके किसी पर भी सवाल पूछा जाता है। तो इसीलिए अगर संविधान में किताब, अखबार
और मैगजीन, तीनों पर आपको नज़र रखना पड़ता है। और इसीलिए, और ये कोई बहुत मुश्किलें नहीं, कोई एक्ट आया या संशोधन संविधान में हो, या राइट टू प्राइवेसी है, या कहीं पर हिंदू मैरिज बिल या मुस्लिम 3 तलाक का ही नियम आया, या नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ, तो इस तरह के सवाल के जवाब आपको अखबारों से और पत्रिकाओं से मिलेगा। नागरिकता का प्रावधान संविधान में है, नागरिकता अधिनियम जो बना तो संसद और आपको अखबार से मिल गया, दोनों को मिला के आपको पढ़ लेना होता है और आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए मूल आधार जो रखना है वो किताबों को पहले रखना है। जिसको किताब समझ में आएगा वही ना अखबार मैगजीन समझ पाएगा। अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया पता है तब ना आप राष्ट्रपति के चुनाव में आई हुई कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ पाएंगे, है ना। इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता है तब इलेक्शन कमिश्नर की कार्यकलाप समझ में आएगा, इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की बात समझ में आएगी। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको पहले पूरी तरह से समझना होता है और तब फिर जाके आगे का पढ़ाई अखबार और मैगजीन से उसको अपडेट कर लेंगे तो प्रीलिम्स भी अच्छा जाएगा और मेंस भी अच्छा जाएगा। इसलिए जो सेक्शन प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी है उस सेक्शन का हमेशा तैयारी मजबूत करना चाहिए। और इवन तो ऐसा सेक्शन है कि इंटरव्यू में भी काम करेगा और कोई भी विवादास्पद कोई बात हो गया संविधान रिलेटेड तो इंटरव्यू में भी पूछेगा। तो इसीलिए एक समग्र तैयारी होगी तभी जाके आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें एक ध्यान जो रखा जाता है कि आप जब किताब लें टेक्स्ट बुक लीजिए, है ना। एनसीईआरटी बैकग्राउंड में पढ़ी तो एनसीईआरटी जब पढ़ लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी एनसीईआरटी 11th का पढ़ें तो एनसीईआरटी 11th जो है संविधान और पॉलिटी दोनों के लिए फायदेमंद होता है। और एनसीईआरटी 11th क्लास में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम लोग पढ़े जितने भी चैप्टर हैं वो सभी यहाँ भी यूपीएससी कहीं भी काम करेगा। इसलिए 11th के एनसीईआरटी को पूरी तरह से पढ़ लेना जरूरी है। फिर पॉलिटिकल सिस्टम जो डेमोक्रेसी इन इंडिया है वो सिस्टम आपको मेंस यूपीएससी विशेषकर ज्यादा काम करेगा, उसको भी पढ़ लेना चाहिए। तो इस सेक्शन में और इन मिलाकर जब पढ़िएगा दोनों को तो बहुत ठीक रहता है। अब संविधान में जैसे किताब है तो ये किताब हम हमेशा कहते हैं कि जनरल लोगों को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। एक किताब जो एनसीईआरटी का 11th का है, दूसरा किताब जो लक्ष्मीकांत का है ना, क्योंकि लक्ष्मीकांत का किताब एकदम से ग्रंथ बन चुका है और भी कुछ किताबें बाजार में आती रहती है, लेकिन उसमें चूंकि सब कुछ है एक ही जगह पर फिर आपकी अपनी मर्जी भी है, अपने बाजार में देखना चाहिए जो अच्छा किताब मिले। और एक बेयर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का जो धारा वाइज किताब होता है किसी भी लॉ हाउस का, अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में, नहीं तो हिंदी अंग्रेजी बाइलिंगुअल लेने में फायदा है। हालांकि संविधान का हिंदी अंग्रेजी से ज़्यादा कठिन है क्योंकि उसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए बाइलिंगुअल किताब लेने का फायदा होता है कि दोनों में पढ़ के समझने में आसानी होती है। तो एक किताब एनसीईआरटी का रखिए, एक किताब लक्ष्मीकांत या इसी तरह किसी लेखक का रखिए और तीसरा बेयर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान धारावाहिक रखिए, ताकि अगर आपने अखबार में किसी दिन अखबार में निकला कि धारा 356 के तहत यह काम किया गया तो धारा 356 में क्या लिखा है तुरंत उस किताब को आप रेफर करें, धारा में जो जो लिखा है वो पढ़ लिए। 365 का एप्लीकेशन कहीं आया तो भाई 356 के बाद 365 में क्या हो गया तो 365 तुरंत पढ़ लिए। तो किताब रहता है तो तुरंत आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। और संविधान वाला जो किताब है ज़्यादा महंगा मिलेगा नहीं, अब तो अधिक से अधिक 100 रुपये के अंदर में ही मिल जाएगा, तो वो किताब जरूर लिखिए। बहुत सारे लोग सुभाष कश्यप का भी किताब पढ़ते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर पार्लियामेंट वगैरह, तो वो सब किताबें भी हैं, लेकिन पहले बेसिक्स को कमांड कीजिए। एक्स्ट्रा किताब तब पढ़ा जाता है जब आपके पास टाइम है या कुछ ऐसा टॉपिक उसमें जो है जो दूसरी किताबों में नहीं है। फिर संविधान पढ़ते हैं तो
395 धाराएं हैं। देखिए ये ऑफिशियल स्टैंड है कि 395 धाराएं हैं। अब जो संविधान के विद्वानों में भी दो तरह के लोग हैं, एक ट्रेडिशनल विद्वान, एक जो आधुनिक विद्वान है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो संविधान में संशोधन हुआ है और जो संशोधन संविधान में इंसर्टेड हुआ है, अगर उन संशोधनों का वैल्यू किसी धारा या आर्टिकल के बराबर है तो वो उसको आर्टिकल मान लेते हैं। इसलिए 450 प्लस आर्टिकल वैसे संविधान के विद्वान लिखते हैं जिनकी मान्यता है कि संशोधन जो बहुत सारे हैं वो धारा के या आर्टिकल अनुच्छेद के बराबर है। लेकिन जो ट्रेडिशनल विद्वान है उनका यही कहना होता है कि अगर धारा मतलब संविधान में 395 धारा है तो 396 में क्या है बताइए, 397 में क्या है बताइए, है ना। क्योंकि हमारे संविधान में जो भी संशोधन हुए वह अनुसूचियों में रखे गए। 8 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं और उन्हें किसी न किसी आर्टिकल के साथ अटैच कर दिया गया है। अब राइट टू प्रॉपर्टी था तो 300 के साथ अटैच हो गया। इसी तरह से पंचायती राज अधिनियम है तो या नगर पालिका अधिनियम है तो शेड्यूल में है, लेकिन वो साथ ही साथ धारा के साथ भी अटैच कर दिया गया है, तो उनके लिए अलग से आर्टिकल ऐड नहीं किया गया है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल है उन्हीं के साथ उसको जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए ट्रेडिशनली 395 धारा ही माना जाता है। फिर दूसरी बात है जो पढ़ने का जो तरीका है, इसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51 तक कुछ को छोड़कर सभी धाराओं को याद रखना चाहिए, है ना। 395 आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है। 1 से 51 के बीच में डिफिनीशन वाला छोड़ दीजिए, या इधर उधर बात, या राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ है, लेकिन मोर और लेस इसमें से 45 धाराओं को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। बार बार उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और ये हो गया। उसके बाद जो है जो यूनियन है, इसमें जहां जहां इंपॉर्टेंट है उन धाराओं को ही याद रखना है, सब धारा को याद नहीं रखना है। प्रेसिडेंट का क्या है, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल क्या है, या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का आर्टिकल क्या है, इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या है ना। और यहां से आगे कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ना। तो यहां से आगे कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और हर आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं होती है ना। नहीं तो 395 आर्टिकल पढ़ने के लिए कोई आदमी रटने के लिए बोल देता है, वो सब पागल के अलावे और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इसके बाद जो मेन आर्टिकल है हमारे इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन, किस आर्टिकल में, शेष जो है वो अगर उस साल जिस साल आप इम्तिहान दे रहे हैं उस साल अगर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया, या जैसे किसी आर्टिकल पर सिनेमा बन गया, किसी आर्टिकल पर कोई संविधान या कोई विवाद हो गया, किसी पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, वैसे आर्टिकल को केवल ध्यान देना है ना। अदरवाइज जितने इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनका जो प्रोविजन है, हमको लगता है कि इसके बाद 50 से अधिक आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती जो आप याद रख ले, है ना। 395 में सबसे ज्यादा आर्टिकल 1 से 51 तक याद रखना है। उसके बाद केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CNAG, इलेक्शन कमीशन, UPSC और उसके अलावे जो उस साल में किसी कारणवश न्यूज में आ गया, उन चीजों को भी आप ध्यान में रखिए। तो रटने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे बार बार देखते जाइए केवल, लेकिन शेष में केवल 50 आर्टिकल को ध्यान में रखिए। कुल मिला के 100 आर्टिकल अगर ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए बहुत है ना। और उसके बाद बेसिक कंसेप्ट सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जो भी नया चीज हो रहा है संविधान से जुड़ा हुआ, जुडिशियरी से जुड़ा हुआ,
कोई भी एक्ट जो इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट पास करती है ना, किसी एक्ट में सुधार हुआ, तो कुछ भी इस तरह के कानून अगर संसद बनाती है या संविधान में संशोधन करती है, उन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। ये सारे चीज अखबार और पत्रिका से सीधे मिल जाएंगे। इसीलिए जो बेस होता है, जो आपका मूल चीज है, वो ये 3 किताब है। इन 3 चीजों को थॉरली पढ़िए। शॉर्टकट जाने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर लंबी लड़ाई लड़नी है, बहुत आगे जाना है, तो शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता है। पहली बार में जम कर जो पढ़ता है, एग्जॉस्टिव पढ़ता है, वही सिलेक्टिव हो सकता है। सिलेक्टिव आदमी एग्जॉस्टिव नहीं हो। तो जब हम पूरा पढ़े रहेंगे तब ना इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। हम पढ़ाई के शुरू में लगेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन पढ़े, किससे इम्तिहान में सवाल आएगा। तो कोई एग्जामिनेशन बोर्ड किसी से कॉन्ट्रैक्ट देने की होगी, इसी से में सवाल देंगे। इसीलिए पहले प्रारंभिक पढ़ाई एग्जॉस्टिव होनी चाहिए और एग्जॉस्टिव ही सिलेक्टिव हो सकता है। और इसीलिए कि भाग्य और संयोग है कि कोई पहली बार में कर जाता है, कितने आदमी बहुत लेट करते हैं। तो ये किसी का कोई नहीं जानता है कब किसका पास करने के लिए एक ही चांस देना चाहिए। एक बार में हो गए, कुछ हो गए, उसके बाद अगर नीचे है तो कोई इंप्रूवमेंट करता है ना। तो इसीलिए तैयारी शुरुआत में संपूर्ण होनी चाहिए, और जब एक बार तैयारी हो जाए तो उसके बाद तो फिर आप रिवीजन करते हैं और नए चीजों को केवल अपने पढ़ाई में ऐड करते हैं। इसीलिए संविधान का जो भी सिलेबस है, उस चीज को आप उसी तरह से पढ़िए जिस तरह से आपको पूरे सिलेबस को पढ़ने में आपको आसानी हो। यहां में वही लिखा हुआ है कि फॉर दिस सेक्शन यू शुड आल्सो कीप एन आई ओवर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड न्यूज। तो जब भी अखबार पढ़िए, जब भी मैगजीन पढ़िए, उसमें इस सेक्शन से जुड़े हुए, और पढ़ाई के समय तो हर स्टूडेंट अपना अपना सेक्शन बांट लेता है कि इतने सारे विषय हमको पढ़ने हैं। तो जिस सेक्शन से जुड़ा हुआ जो भी सवाल अखबार में आए, पत्रिका में आए, अपने लिए अलग से फाइल भी उस सेक्शन के लिए बनाए रखिए और उसमें आप ऐड कर दीजिए, है ना। तो इसीलिए जब एक बार कोई पढ़ लेता है तो अप टू डेट करना आसान होता है ना। तो संविधान के लिए भी यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि पहली बार में पढ़ाई फुल एग्जॉस्टिव हो और देन सिलेक्टिव कर सकूं, है ना। और अखबार और पत्रिकाओं पर नियमित ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए बिहार में है, तो अगर बिहार में राज्यपाल की भूमिका है, इस पर सवाल आया हुआ है कई बार, तो बिहार में राज्यपाल की भूमिका कोई अलग से नहीं हो जाएगी। राज्यपाल के जो अधिकार और कर्तव्य हैं, तो भारत के संविधान में जो दिया गया वही ना अधिकार और कर्तव्य करेंगे हम। लेकिन जब भी मान लीजिए आया वैसा, तो केवल इतना करना होता है कि बिहार के संदर्भ में राज्यपाल ने अपने दिए गए अधिकारों का किस तरह से प्रयोग किया है, और उसी संदर्भ में फिर लिख दिया जाता है ना। क्योंकि भारत के संविधान में किसी राज्य विशेष के लिए अलग से राज्यपाल का प्रोविजन नहीं है। जो संविधान में प्रोविजन है वो पूरे देश के जो भी राज्यपाल होंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर स्पेशल कोई एक्शन लेते हैं तो संविधान के दृष्टि से देखा जाता है कि वेदर इट वाज जस्टिफाइड और नॉट। तो उसी दृष्टिकोण से आपको, इसीलिए बिहार में लोग पूछ लेते हैं। और मान लीजिए ग्रामीण हिंसा है या उस तरह की कोई भी बात पर अगर इसके अंदर में सवाल आता है तो वह सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो जाता है ना। तो किस तरह से किसी आर्थिक असमानता के कारण संवैधानिक संस्थाओं पर दिक्कत होता है, तो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको हमको लागू करने में हम कितने सफल हैं, असफल है। क्योंकि हर नागरिक को सुरक्षा देना, हर नागरिक को बेहतर स्थिति देना सरकार की जिम्मेदारी है ना। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकारें बनती है, इसीलिए लोकतंत्र में वेलफेयर गवर्नेंस है ना, और फिर जो गुड गवर्नेंस जिसका हम लोग बात करते हैं,
या जिस तरह से कभी नीतीश जी को सुशासन बाबू कहा गया कि गुड गवर्नेंस जो है उस पर भी कभी कभी सवाल आता है। बिहार राज्य को स्पेशल स्टेटस की मांग हो सकता है फिर उठे, तो उस पर जो स्पेशल स्टेटस का जो है वो भी संवैधानिक मुद्दा है ना। तो इस तरह के चीजों को जो आदमी भी देखता रहेगा, यानी किताब पर संपूर्ण पकड़, संविधान के धाराओं की जानकारी और अखबारों पर गहरी नजर, वो आदमी कभी भी संविधान में कोई सवाल मिस नहीं करेगा, है ना। इसीलिए यूट्यूब या इस तरह की चीज आपको किसी भी विषय में उस तरह से एक्सपर्ट नहीं बना सकते। ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी गई किताबों को थॉरली पढ़िए, संदर्भों से मिलाइए और हर टॉपिक पर अपनी विशेष पकड़ बनाइए, है ना। अगर इंडिया शब्द हट के भारत हो रहा है तो भारत के संविधान की धारा 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, नोमेनक्लेचर है, बदलेगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे संविधान के मूल में इस देश का 2 नाम रहा, अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत। तो उस समय यही रखा गया, हट जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदला, कि इससे क्या प्रभाव, नहीं प्रभाव, इस पर अब अखबारों से आपको मिलेगा। कोई अगेंस्ट बोलेगा, कोई फेवर में बोलेगा। तो अखबार से किसी भी मुद्दे पर विपक्ष का ही आदमी अगर बोल रहा है तो पॉइंट नोट कीजिए, तभी लॉजिकल आंसर होता है। और जो पक्ष में बोलता है उसका पॉइंट नोट कीजिए, फिर अपना कंक्लूजन निकालने का प्रयास कीजिए। तो हमेशा ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आप अखबारों से पॉइंट नोट करते जाइए। अखबार केवल कथा कहानी का वाचक नहीं होना है। अखबारों में दिए गए आर्गुमेंट्स या किसी विद्वान का विचार जो लगे कि आर्गुमेंट के रूप में यूज हो सकता है, उसको कॉपी में पेज में नोट डाउन कीजिए। और जो हमेशा बताते हैं ओपन पेज जो है उसको 500 पेज वाला खरीदिए और फाइनल नोट्स वहीं बनाइए। जय बार लिखिएगा उतने बार आपको फायदा है, क्योंकि लिखने से मेहनत लगता है और वो चीज याद रहता है। इसीलिए अगर ठीक से पढ़ा गया तो संविधान में 100% सॉल्यूशन आप कर सकते हैं और पास करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का जमाना है। पीटी में पॉइंट में भी फैसला होगा और मेंस में 114 नंबर है, तो पास और फेल होने में भी इसका भूमिका होगा। इसलिए टेक्स्ट बुक, फिर हमने हर जगह कहा, यहां भी कह रहे हैं कि यूट्यूब वन लाइनर का आसरा छोड़िए। अचार और चटनी जो है भोजन नहीं हो सकता, इसीलिए पहले टेक्स्ट बुक को थॉरली पढ़िए और उस हिसाब से फिर अपना पढ़ाई आगे जारी रखिए।